नमस्कार, मैं स्वाति साहू, जीव विज्ञान व्याख्याता, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रामपुर से। आज मैं आप लोगों को जीव विज्ञान के 5 अंक के एक प्रश्न है, जो अधिकतर बच्चों से थोड़ा समझ नहीं आता, उसको किस प्रकार से लिखें, उसको मैं आपको यहाँ पर समझाना चाहती हूँ। तो इसमें हमारा ये प्रश्न है, बायोरिएक्टर के 2 उपयोग लिखकर इसके प्रकारों को समझाइए। देखिए, ये जो बायोरिएक्टर है, ये आप लोग कभी देखे नहीं है, तो जो चीज हम देखे नहीं रहते उसको समझाना थोड़ा सा कठिन होता है। लेकिन आप जो एससीईआरटी की बुक है उसमें देखेंगे, उसमें बहुत अच्छे से दिया है और उसी को यहाँ पर लिखा गया है। तो मैं यहाँ पर बस आपको बताती हूँ कि किस प्रकार से आपको उसको लिखना है, जिससे आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। तो सबसे पहले तो आप समझ जाइए कि बायोरिएक्टर के आपको 2 उपयोग लिखना है और उसके प्रकार को समझाना है। और 2 उपयोग और प्रकार, और ये 5 अंक का प्रश्न है, तो आपको पहले थोड़ा सा बायोरिएक्टर के बारे में बताना पड़ेगा कि बायोरिएक्टर होता क्या है। तो इसके देखेंगे, एक विशाल पात्र होता है या विशाल बर्तन होता है, जिसमें सूक्ष्मजीव, पौधे, जंतु या मानव कोशिकाओं का उपयोग करते हैं, मतलब उसमें डाला जाता है और उसके बाद उसको कच्चे माल के रूप में उपयोग करके विशिष्ट जैविक उत्पाद बनाए जाते हैं। विशिष्ट जैविक उत्पाद का मतलब ये होता है कि जो हमारे लिए आवश्यक है, मतलब मानव जीवन के लिए जो आवश्यक है, ऐसे उत्पाद बनाए जाते हैं। जैसे कि एंजाइम, प्रोटीन, एंटीबायोटिक्स, इनमें उसको परिवर्तित किया जाता है। तो अब हम देखते हैं, तो हम छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दिए कि बायोरिएक्टर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि बायोरिएक्टर के 2 उपयोग, क्योंकि हमारा पहला तो वही पूछा है ना, उपयोग, उसके बाद फिर हमको प्रकार लिखना है। तो आप लोग यहीं पर गलती करते हैं, इसको लिखे फिर पहले प्रकार लिख दिए फिर उपयोग लिख दिए। तो जिस क्रम में क्वेश्चन रहता है उसी क्रम में आपको आंसर देना है। तो आप पहले हेडिंग डालेंगे, बायोरिएक्टर के 2 प्रमुख उपयोग लिखेंगे। तो उसमें कि जैसे कि सबसे पहला है औषधि निर्माण। औषधि निर्माण मतलब हम बायोरिएक्टर का औषधि निर्माण में किस प्रकार से उपयोग करते हैं। तो ये एक चीज को आप बहुत अच्छे से लिखेंगे। पेनिसिलिन के बारे में आप सुने होंगे, वो एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। तो ये जो एंटीबायोटिक है, टीका या वैक्सीन या इंसुलिन जैसे हार्मोन के उत्पादन के लिए बायोरिएक्टर का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो ये पहला पॉइंट तो बहुत ही सरल है। अगला पॉइंट है हमारा खाद्य एवं पेय उद्योग। खाद्य एवं पेय उद्योग मतलब जहां पर क्या खासकर ये शराब, दही, बियर, सिरका, इसका निर्माण किया जाता है। तो आप ये 10th क्लास में भी आप इसको पढ़ चुके हैं कि किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा अल्कोहल का उत्पादन किया जाता है। तो आप आखिर कौन से मशीन में होता है, तो वही है बायोरिएक्टर। बायोरिएक्टर का उपयोग करके इनका निर्माण किया जाता है। अब हम प्रश्न के अगले भाग में आते हैं, इसके प्रकारों को समझाइए। तो इसके मुख्य रूप से 2 प्रकार ही होते हैं। आप एससीईआरटी की बुक में पढ़ना, बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है उसमें। तो इसमें बायोरिएक्टर के मुख्य 2 प्रकार है। पहला है विडोलित हॉज बायोरिएक्टर। अब विडोलित हॉज बायोरिएक्टर क्या है, नाम से थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो ये सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाला बायोरिएक्टर है। सबसे अधिक मतलब अधिकतर स्थानों पर इसी का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये उपयोग करने में बहुत सरल है और पहले से हमारे पास उपस्थित है। उसके बाद इसका एडवांस आया है। इसमें क्या होगा, एक विडोलक लगा होता है जो रिएक्टर के अंदर की सामग्री को लगातार मिलाता रहता है। एक कल्पना कीजिए, जैसे घर में जैसे दाल बनती है, तो दाल को ऐसे गलाने के लिए या दही को मतने के लिए हम विडोलक का उपयोग करते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से, चूंकि ये मशीन है तो बहुत बड़ा होगा यह, और वह लगातार अंदर की सामग्री को हिलाता है। क्यों हिलाता है या मिलाता है, जिससे कि ऑक्सीजन और पोषक तत्व समान रूप से वितरित होते रहे, मतलब उस बायोरिएक्टर के अंदर वो समान रूप से फैलते रहे, इसलिए यहाँ पर एक विडोलक लगा होता है। बस इसमें आपको बस इतना ही बताना है। उसके बाद फिर अगला जो है उसका हम देखते हैं सेकेंड, विडोलित हॉज स्पार्ज बायोरिएक्टर। नाम कठिन है थोड़ा सा, इसको 3-4 बार आप लिख कर देखेंगे तो आपसे हो जाएगा। ये विडोलित हॉज स्पार्ज बायोरिएक्टर, तो जैसे ये पहला वाला है ना, ये पहले वाले का चित्र है, एक सिंपल सा है। ये जो लगा हुआ है यहाँ पर विडोलक लगा हुआ है, मोटर है, और मोटर से वह ऐसे घूमता है अंदर, और अंदर घूम रहा है, मतलब आपको पता है यहाँ पर समान रूप से वह ऑक्सीजन और जो एंजाइम है उनको वह वितरित कर रहा है। बस ऐसा आपको चित्र बनाना है, बहुत इजी सा है। सेकंड में देख रहे हैं जो विडोलित हॉज स्पार्ज बायोरिएक्टर, उसमें क्या होता है कि उसमें भी रहेगा हमारा विडोलक जो है, लेकिन उसमें हवा को बुलबुलों के रूप में नीचे से अंदर भेजा जाता है।
ठीक है, हवा को बुलबुलों के रूप में नीचे से अंदर भेजा जाता है और ये जो बुलबुले हैं वो ऑक्सीजन के हस्तांतरण के लिए सतह का क्षेत्र बढ़ा देते हैं। सतह का क्षेत्र बढ़ा देते हैं मतलब ऑक्सीजन के लिए वो ज्यादा क्षेत्र उपलब्ध करा देते हैं, जिससे गैसों का मिश्रण बहुत अच्छे से होता है। तो इसको हम और एडवांस मतलब हम ये मान सकते हैं इससे और एडवांस के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका यदि आपको चित्र बनाना है, यहाँ डायग्राम बनाना है, तो बहुत सरल सा है, जैसे हम इलेक्ट्रोफोरेसिस का बनाते हैं बिल्कुल वही है। यहाँ पर इस तरह से आपको ऐसे बनाना है और यहाँ लिख देना है बुलबुले प्रभावी तरीके से ऑक्सीजन स्थानांतरण क्षेत्र में वृद्धि करते हैं। बस इतना ही है। तो ये 2 डायग्राम है जो आपको बनाना है और इस प्रकार से मैं सोचती हूँ कि आप इसको बहुत अच्छे से बना लेंगे। बहुत ही सरल है, एक बार बनाने की कोशिश करेंगे तो बन ही जाएगा और आपको इसमें फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, और कोई समस्या होगी तो आप वीडियो को फिर से देख लीजिएगा। चलिए इसके बाद हम एक 4 अंक का क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही सरल है, आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आप बहुत आसानी से इसको बना लेंगे। प्रश्न है, सॉरी सर, चलिए ये 5 अंक का क्वेश्चन है। परागण किसे कहते हैं? पराग के स्रोत के आधार पर परागण के 3 प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो देखिए 2 पार्ट में है ये। तो एक है परागण किसे कहते हैं, तो आपको पहले बताना है कि परागण किसे कहा जाता है। उसके बाद फिर आपको बताना है कि पराग के स्रोत के आधार पर मतलब पराग कहाँ से आ रहे हैं, परागकण किस प्रकार से वर्तिकाग्र तक पहुंच रहे हैं, उसके आधार पर आपको उसके प्रकारों का वर्णन करना है। तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है, यह बहुत ही ईजी है। तो आप देखेंगे पहले तो आप परागण करके यहाँ हेडिंग डाल देंगे और यहाँ लिखेंगे कि परागण किसे कहते हैं। तो पराग कणों का स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण। ठीक है, जो पराग कण होते हैं, हम जो ऐसा हमारा जो स्त्री केसर जो होता है उसमें होता है, ये हमको देखना है। तो पहले तो परिभाषा ही आप लिखेंगे यहाँ कि पराग कोश से आएगा परागकण और वह कहां तक पहुंच रहा है, स्त्री केसर के वर्तिकाग्र तक। तो उसे ही हम परागण की क्रिया कह रहे हैं या पॉलिनेशन कह रहे हैं। अब हम देखते हैं कि पराग के स्रोत के आधार पर पराग किस प्रकार, पराग के स्रोत के आधार पर परागकण 3 प्रकार के होंगे, आपको ये लिखना है। तो उसमें से पहला है स्वयुग्मन, दूसरा है सजात पुष्पी परागण और तीसरा है परनिषेचन परागण। तो मैं एक छोटा सा आपको डायग्राम बनाती हूँ, बहुत इजी सा, उससे आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे कि मान लीजिए ये कोई पौधा है और ये पौधे में आप देखेंगे यहाँ पर मान लीजिए ये कोई ऐसा पुष्प है, एक पुष्प है और जिसका हम यहाँ पर ऐसे हल्का सा ऐसे डायग्राम बना देते हैं ऐसे। ये हमारा ये हो गया परागकोश और उसी में ये वाला भाग हो गया वर्तिकाग्र जो कि स्त्री केसर का भाग है। तो जैसे कि आप परिभाषा में देखे हैं क्या है कि ये पराग कोश से जो पराग कण है वो कहाँ पहुंचेंगे, वर्तिकाग्र तक पहुंचेंगे, इसे ही हम परागण कह रहे हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए एक कोई पौधा है, अब इस पौधे में एक पुष्प है और यहाँ ये दूसरा पुष्प है और उसका ये वर्तिकाग्र हो गया, ये परागकण हो गया ऐसा। ठीक है, तो मैं प्रकार आपको बताती हूँ। स्वयुग्मन, जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। मतलब एक ही पुष्प का ये पुष्प है और उसका ये परागकण है, उसी पुष्प के, जब एक ही पुष्प है, यही पुष्प है और उसी का परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र तक जाता है, मतलब सेम रहेगा दोनों, है ना। जो स्त्री केसर पुंकेसर दोनों एक ही पुष्प का है, तब हम इस प्रकार के परागण को हम कहते हैं स्वयुग्मन। देखिए यहाँ पर जब एक ही पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। इसके लिए पुष्प का खुलना आवश्यक नहीं होता। खुलना मतलब जब पुष्प पूरा खुलता है, कई में देखे होंगे और कई ऐसे बंद रहते हैं, तो जब यदि पुष्प बंद है, चूंकि वहीं का परागकण वहीं वर्तिकाग्र में जा रहा है उसी पुष्प के, तो उसका खुलना आवश्यक नहीं है, वो अंदर में ही बंद, पुष्प जब बंद रहेगा तभी यह क्रिया हो जाती है। तो इस प्रकार के परागण को हम स्वयुग्मन कहते हैं। इसके बाद अगला है सजात पुष्पी परागण। सजात पुष्पी परागण में क्या होगा,
एक ही पौधे के एक पुष्प के परागकण उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। तो यहाँ देखेंगे, मान लीजिए ये जैसे परागकोश से यहाँ से परागकण निकला और वो उसी पौधे के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया। देखिए ये जो मैं बताई हूँ यहाँ, ये आपका पहला है और ये वाला जो है दूसरे पहले पुष्प से दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच गया, तो ये आपका दूसरा क्या है, ये सजात पुष्पी परागण। मतलब यहाँ पर शर्त ये है कि जो पुष्प है उसी पौधे में होना चाहिए, मतलब परागकण और वर्तिकाग्र। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से परागकण पहुंच रहा है, तो उसी पौधे के ही दूसरे पुष्प में यदि पहुंचता है तो ये दूसरा प्रकार हो गया सजात पुष्पी परागण। अब अगला देखते हैं परनिषेचन। तो ये बिल्कुल अलग है। क्या होगा इसमें कि कोई अलग से कोई दूसरा पौधा है और उसमें कोई पुष्प है और उसका वर्तिकाग्र है, तो यहाँ पर यदि यहाँ ये जो परागकण है यदि ये किसी दूसरे पौधे के पुष्प के वर्तिकाग्र तक यदि पहुंचते हैं तो ये हो जाएगा तीसरा प्रकार मतलब परनिषेचन या जिनोगैमी जिसे कहते हैं। तो यहाँ इसमें एक पौधे के परागकण दूसरे भिन्न पौधे के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होते हैं। यह एकमात्र ऐसा परागण है जो आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागकणों को वर्तिकाग्र पर लाता है। मतलब सीधी सी बात है कि वहीं पर यहाँ पर हो रहा था, ये दोनों में तो एक में तो सेम पुष्प है, वही पुष्प है, दूसरे में दो अलग अलग पुष्प हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, किसी अगले पौधे के पुष्प में वह जा रहा है। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार हो गए। तो इस प्रकार हम परागण की जब हम क्रिया बता दे हैं तो यहाँ पर परागकण कहाँ-कहाँ से पहुंच रहे हैं उस आधार पे यहाँ पर ये आपको 3 प्रकार बताया जा रहा है।